हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सारियान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस BHDAE 182 के वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग BHDAE 182 पुस्तक के चैप्टर 3 के सारांश को देखेंगे। अर्थात हम लोग आज चैप्टर 3 का एनालिसिस करेंगे और हम लोग इस चैप्टर का एक मोटा मोटा ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर का थीम क्या है। हम लोग इन्हीं सारी बातों पे आज डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये चैप्टर बुक के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक चैप्टर जो है बहुत छोटा सा है, क्योंकि इसमें जितनी सारी बातें दी हुई है लगभग मैंने इन सभी बातों की चर्चा आप लोगों से पहले भी कर ली है। इसीलिए मुझे ये चैप्टर काफी छोटा सा लगता है। मैं लगभग 2 या 3 वीडियो सेशन में इसको समाप्त करने की कोशिश करूंगा और हो सकता है कि ये एक ही वीडियो सेशन में समाप्त हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है इकाई 3 स्वर के प्रकार। जब मैंने आप लोगों से वर्ण के बारे में चर्चा करी थी, जब मैंने आप लोगों से वर्ण पे डिस्कशन किया था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। तो उसी स्वर तथा व्यंजन वर्ण में से मैं आज आप लोगों से स्वर पे डिस्कशन करूंगा, स्वर पे चर्चा करूंगा कि ये स्वर क्या है। मैंने संक्षेप में पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि स्वर क्या है, लेकिन आज हम लोग इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि स्वर क्या है। देखिए दोस्तों, महाभाष्यकार पतंजलि जो है वो स्वर का सूत्र इस प्रकार से देते हैं, स्वयं राजन्ते स्वराः अन्वग भवति व्यंजनम मिति। इसका अर्थ होता है दोस्तों, स्वर जो है वो स्वतंत्र है, लेकिन व्यंजन उन पर आधारित है तथा स्वर की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग स्वर की व्याकरणिक परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होती है। अब देखिए दोस्तों, जितने भी स्वर हैं उनका उच्चारण काफी देर तक किया जा सकता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जब हम लोग एक क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे थे, स्वर तथा व्यंजन में भेद कर रहे थे, तभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सभी स्वरों का उच्चारण काफी देर तक हो सकता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण ज्यादा देर तक नहीं हो सकता है। और दुर्घई तथा दुर्घयों को छोड़कर अधिकांश स्वर के उच्चारण में मुख विवर में हवा प्रकंपित हुए बिना विशेष अवरोध के स्वरूप निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि व्यंजन का उच्चारण मुंह के किसी एक विशेष भाग से होता है, जैसे कि कवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है और चवर्ग का उच्चारण तालु से होता है, उस प्रकार से स्वर के उच्चारण का कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वरों का उच्चारण मुख विवर से निकलने वाली एक प्रकार की गूंज है, अर्थात ये मुंह के किसी भी भाग से निकल सकती है। और ये जो गूंज होती है, जो मुख से निकलती है, ये स्वरों के स्वरूप पर निर्भर करती है कि कौन सा स्वर मुख के किस विवर से निकलेगी। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वरों के वर्गीकरण के आधार के बारे में, कि स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो किन किन आधारों पर होता है। तो मूलतः दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण 4 आधारों पर होता है। सबसे पहला जो आधार है वो जीभ की स्थिति। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब भी स्वर का उच्चारण होता है उस समय जीभ की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम लोग स्वर का उच्चारण जीभ से करते हैं तो उस समय जीभ की स्थिति 3 तरह की होती है। अर्थात जीभ के अग्रभाग से कुछ स्वरों का उच्चारण होता है, जबकि कुछ स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है तथा कुछ स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले वाले भाग से होता है। साधारणतया हम ये कह सकते हैं कि जब स्वरों के उच्चारण के समय जीभ आगे आ जाती है तो वो अग्र स्वर होंगे, और जब स्वरों के उच्चारण के समय जीभ की स्थिति मध्य भाग में रहती है तो वो मध्य स्वर होंगे। लेकिन जब स्वर के उच्चारण के समय जीभ की स्थिति पीछे रहती है, अर्थात जीभ पीछे रहता है मुख में, तो उस समय पश्च स्वर का उच्चारण होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जीभ की स्थिति पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है ये सभी चीज आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, अर्थात स्वरों के उच्चारण के समय ओठ की स्थिति क्या होगी, इसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण होता है। तो दोस्तों, ओठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक तो वृत्तमुखी स्वर और दूसरा आवृतमुखी स्वर। तो वृत्तमुखी स्वर हम उस स्वर को कहते हैं जब स्वरों का उच्चारण हो और ओठ जो है वो वृत्ताकार स्थिति धारण कर ले, अर्थात ओष्ठों को वृत्ताकार करके स्वरों का उच्चारण हो, तो वही वृत्तमुखी स्वर कहलाएगा। हिंदी में हर्षैव, दुर्घैव, ओ तथा औ जो है ये वृत्तमुखी स्वर हैं।
दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं आवृत मुखी स्वर के बारे में। वैसे स्वर जिनके उच्चारण के समय ओठ की स्थिति वृत्ताकार ना हो, अर्थात ओठ का जो आकार है वो गोल ना हो, तो ऐसे स्वर जो है आवृत मुखी स्वर के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि ओ, आ, हर्षई, दुर्घई, ए तथा ऐ जो है ये आवृत मुखी स्वर कहलाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मात्रा के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है और मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसकी चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। अब जो चौथा वर्गीकरण होता है दोस्तों स्वरों का, वो होता है कौवे के आधार पर। अब ये कौवा क्या है, तो दोस्तों आप लोग अपना मुख खोल के शीशे के सामने देखना, आपको एक छोटी सी चीज लटकती हुई नजर आएगी आपके मुख के अंदर, तो वही जो है दोस्तों कौवा कहलाएगी। ठीक है, वही कौवा है। अब देखिए दोस्तों, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो मौलिक स्वर और दूसरा जो है अनुनासिक स्वर। और जब भी ओ, आ, हर्षई, दुर्घई आदि स्वरों का उच्चारण होता है तो उस समय कौवा ऊपर उड़ जाता है और पूरी हवा मुंह से निकलने में मदद करता है। तो इस तरह के जो स्वर हैं ये मौलिक स्वर के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अंग, अंग, औंग, हर्षइंग, दुर्घंग आदि के उच्चारण में कौवा बीच में लटकता रहता है, तो हवा का थोड़ा अंश जो है नाक से होकर निकलने के चलते इन्हें अनुनासिक स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीजें आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न के बारे में। वैसे तो स्वरों का कोई निश्चित उच्चारण स्थान नहीं होता, ये पूरे मुख विवर से गूंज कर निकलता है। ये सभी बातें मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताई। फिर भी व्याकरण विदों ने स्वरों को भी उच्चारण स्थान देने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अ के बारे में। तो ये जो अ है दोस्तों, इसे हम लोग अर्धविवृत मध्य स्वर कहेंगे और इस अ के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग मतलब बीच वाला भाग कुछ ऊपर उठता है और होठ जो है कुछ खुले रह जाते हैं। अब दूसरा है दोस्तों आ। ये जो आ है इसे हम लोग विवृत पश्च स्वर कहते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में जिह्वा जो है नीचे की ओर होती है तथा ओठ जो है चारों ओर फैल जाता है, मतलब एक वर्ग का आकार ओठ ले लेता है। अब तीसरा है आ। तो यह जो आ है दोस्तों, यह अर्धविवृत दीर्घ पश्च स्वर है और यह अंग्रेजी से आया हुआ वर्ण है और इसके उच्चारण में जो है जीभ हल्का नीचे की ओर रहता है तथा ओठ जो है ये चारों ओर फैला रहता है, लेकिन थोड़ा कम फैला रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हर्षई के बारे में। इस हर्षई का उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है। जब भी हर्षई का उच्चारण होता है तो जीभ का अगला भाग काफी उड़ जाता है और होठ जो है कुछ खुले रहते हैं। अब है दुर्घई। यह जो दुर्घई दोस्तों यह है दोस्तों, यह है समृत दीर्घ अग्र स्वर और इस समृत दीर्घ अग्र स्वर के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग बहुत अधिक ऊपर की ओर उठता है, अर्थात खुला रहता है और होठ जो है ये चौड़ाई में खुला रहता है। आगे है हर्षेउ। इस हर्षेउ को समृत ह्रस्व पश्च स्वर के नाम से भी जानते हैं और इस हर्षेय के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग बहुत अधिक ऊपर उठता है तथा ओठ जो है ये वृत्ताकार हो जाता है, अर्थात इसे हम लोग वृत्तमुखी स्वर की संज्ञा भी दे सकते हैं। अब आगे है दोस्तों दुर्घेउ। यह जो दुर्घेउ है यह समृत दीर्घ स्वर है और जब भी हम लोग दुर्घेउ का उच्चारण करते हैं तो उस समय जिह्वा का पिछला भाग बहुत उठता है तथा कोमल तालु के पास पहुंच जाता है, अर्थात यह जो दुर्घेउ है दोस्तों ये पश्च स्वर के अंतर्गत भी आ सकता है, अर्थात जीभ के पिछले भाग से इसका उच्चारण होता है। अब है ए। यह जो ए है दोस्तों यह अर्ध समृत अग्र स्वर है, अर्थात जब भी हम लोग ए का उच्चारण करेंगे तो होठ जो है ये दोनों ओर अधिक खुलते हैं। ये जो है एक तरह से वर्ग का आकार धारण कर लेते हैं, तो इस ए को हम लोग आवृत मुखी स्वर की संज्ञा भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग ऐ की बात कर लेते हैं। यह जो ऐ है दोस्तों यह अर्ध विवृत ह्रस्व अग्र स्वर है, अर्थात जब भी ऐ का उच्चारण होगा उस समय भी होठ खुले रहेंगे, ठीक है, और जब होठ खुले रहेंगे तो उस समय ये ए की मात्रा में थोड़े कम खुले रहेंगे और इस प्रकार से ओठ जो है वर्ग का आकार ग्रहण कर लेंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऐ है ये आवृत मुखी स्वर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों ओ के बारे में। तो ये जो ओ है यह अर्ध समृत पश्च स्वर है और
जब भी हम लोग ओ का उच्चारण करते हैं तो उस समय होठ जो है वृत्ताकार हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ओ है ये आवृत मुखी स्वर भी है। अब आगे है दोस्तों औ। ये जो औ है इसे हम लोग अर्धविवृत वृत्त मुखी ह्रस्व पश्च स्वर कहते हैं। और इस औ के उच्चारण में जीभ का जो पिछला भाग होता है ये कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि औ का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से हो रहा है, इसलिए ये जो औ है ये पश्च स्वर भी है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है औ अर्धविवृत वृत्तमुखी ह्रस्व पश्च स्वर है। पश्च मतलब पीछे का स्वर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीजें, ये सभी बातें जो हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में केवल इतना सा ही रहेगा। ये वीडियो सेशन काफी छोटा सा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर इस वीडियो सेशन में किसी भी प्रकार की कोई कमी अथवा गलती है तो मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, एवं मैं आप लोगों को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के मेरी गलती को मेंशन कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज में इस प्रकार की गलती को ना दोहराऊं।